ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ और बातें। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। हम पढ़ेंगे Woodward-Pfizer rules for conjugated dienes और and alpha beta unsaturated carbonyl compounds। हम आज Woodward-Pfizer rule जो कि conjugated dienes के लिए है और alpha beta असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लिए है, उन नियमों को हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा जो है हम यौगिकों का जो यूवी एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करके क्या फायदा है। देखिए, जब हम किसी अज्ञात यौगिक की संरचना को लिखते हैं या प्रपोज करते हैं, अगर वो यूवी एक्टिव है यानी असंतृप्त यौगिक है, असंयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का चेन उसके अंदर है, तो वो यूवी एक्टिव होगा। और यूवी एक्टिव कंपाउंड की अगर हम संरचना को प्रपोज करते हैं, उसकी लैम्डा मैक्स को निकालते हैं और वास्तव में उसी यौगिक का एक्सपेरिमेंटली लैम्डा मैक्स निकालते हैं, दोनों लैम्डा मैक्स अगर मैच होते हैं तो उसका मतलब वह यौगिक जो जिसकी संरचना हमने प्रपोज की, प्रतिपादित की, वो संरचना सही है। इसके अलावा भी यदि कोई लिस्ट हम बना के रखें अज्ञात यौगिकों की, उस लिस्ट से लैम्डा मैक्स को मैच करके हम अज्ञात यौगिकों में उपस्थित क्रोमोफोर की जानकारी भी कर सकते हैं और हम अज्ञात यौगिकों में उपस्थित यौगिक जो सैंपल है कंपाउंड, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम लैम्डा मैक्स की लिस्ट से, ज्ञात लिस्ट से अज्ञात यौगिकों की पहचान भी हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वुडवर्ड फाइजर रूल के बारे में और पढ़ें, उनसे लैम्डा मैक्स निकालने की प्रैक्टिस करें, हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। सबसे पहले जो टर्म मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा है वो है होमो एन्युलर डाइन। होमो एन्युलर डाइन जैसे कि नाम से पता पड़ता है, होमो यानी सेम, एन्यूल यानी रिंग। तो सेम रिंग में अगर डाइन उपस्थित हो, कैसा संयुग्म डाइन या कॉन्जुगेटेड डाइन। देखिए, इस रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड संयुग्मित डाइन है, तो इसे होमो एन्युलर डाइन कहेंगे। इसको भी होमो एन्युलर डाइन कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं, जो एक सिंगल बॉन्ड की दूरी पर हैं, वो दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग के अंदर हैं। सो दिस इज आल्सो होमो एन्युलर डाइन। अब आते हैं हम हेट्रो एन्युलर डाइन पे। हेट्रो यानी डिफरेंट, अलग अलग, एन्यूल यानी रिंग और डाइन द्विबंध। तो अगर संयुग्मित द्विबंध जो है अलग अलग रिंग में है, जैसे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, ये अलग अलग रिंग में है, तो यह एग्जाम्पल जो है वह हेट्रो एन्युलर रिंग का एग्जाम्पल ये है। इसी तरह से इसमें दोनों डबल बॉन्ड जो है अलग अलग रिंग्स में है, तो ये भी हेट्रो एन्युलर रिंग है, ये भी हेट्रो एन्युलर रिंग है, क्योंकि ये जो संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो दो अलग अलग रिंग्स में पोजिशन है, स्थित है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और स्टूडेंट्स इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में होता है। ये रहा डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में। हर कार्बन एटम, डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन एटम है, उसमें दो वैलेंसीज फ्री हैं। इस डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन के दोनों वैलेंसीज यदि किसी वलय का हिस्सा होते हैं, तो वह डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। तो ये देखिए, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तब होगा जब या तो ये दोनों या फिर ये दोनों किसी एक वलय का हिस्सा हो, जैसे इस रिंग का हिस्सा हो, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। अब जो ये एग्जांपल्स है उसमें देख लेते हैं। यह एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इस सिरे के जो कार्बन है, इसकी दोनों वैलेंसीज जो हैं इस वलय का, इस रिंग का हिस्सा है। हम आते हैं इस वाले डबल बॉन्ड पे। ये एक्सोसाइक्लिक है क्योंकि इस डबल बॉन्ड का ये जो कार्बन है, इसके दोनों वैलेंसीज इस वलय का
हिस्सा है। आइए हम देख लेते हैं कि जो दूसरा डबल बॉन्ड है इसके साथ ऐसा है क्या? इसके एक वैलेंसी यहाँ रिंग बना रहा है, दूसरा वैलेंसी रिंग नहीं बना रहा। इस तरफ का भी एक वैलेंसी रिंग बना रहा है, दूसरा वैलेंसी हाइड्रोजन है और वो भी रिंग नहीं बना रहा। तो ये जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है और ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखें कि इस डबल बॉन्ड के जो इस सिरे के दोनों बॉन्ड्स, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस बॉन्ड की बात करते हैं, इसके इस सिरे के दोनों सिंगल बॉन्ड्स, एक ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है, तो ये भी एक्सोसाइक्लिक है। तो जो ये तीसरा एग्जाम्पल है इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, दोनों के दोनों एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देखिए वुडवर्ड फाइजर रूल जो है वह 1945 में वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था और उसको मॉडिफाई किया था 1959 में फाइजर ने। और इसके द्वारा हम विभिन्न यूवी एक्टिव या यूवी विजिबल एक्टिव जो यौगिक हैं जिनमें संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला है, उनके लैम्डा मैक्स को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नियम कुछ उन्होंने दिए हैं, उन नियम को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो वुडवर्ड फाइजर रूल है वो हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स या संयुग्मित डाइन्स के लिए उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यूज हैं और ये जो मैटर है वो आपको याद रखना है। अगर आपको लग रहा है ये टेबल बहुत बड़ा सा है, कैसे याद रखेंगे, आप जरा लिख लें, दो चार एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कर लें, आपको ये जो नियम है, जो रूल है, वो काफी हद तक याद हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। पेरेंट वैल्यू फॉर ब्यूटाडाइन सिस्टम, देखिए जो वुडवर्ड फाइजर रूल है उसमें एक पेरेंट वैल्यू होता है और एक होता है बेस वैल्यू, सॉरी, पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू, ये दोनों एक ही है। इसमें जोड़ते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी इसमें क्या क्या जोड़ेंगे उसको कहते हैं इंक्रीमेंट। तो पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू जो है सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, वो डाइन्स के लिए ये सारे पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू हैं। अगर ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है तो उसका लैम्डा का वैल्यू होगा 270 नैनोमीटर। ए साइक्लिक खुली श्रृंखला वाला ट्राइन है 245 नैनोमीटर। होमो एन्युलर डाइन कैसा होता है हमने अभी देखा था। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन अगर हो 253 नैनोमीटर होगा और हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन होगा तो उसका बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू 215 नैनोमीटर होगा। यदि किसी एक स्ट्रक्चर में ये दोनों स्थिति उपस्थित हो, ये दोनों कंडीशंस हमको वो दिखे किसी एक कंपाउंड में, तो जिसका लैम्डा वैल्यू ज्यादा है उसको बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू वैल्यू माना जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल भी हम आपको एक करके दिखाएंगे। उसके बाद लगता है इंक्रीमेंट। ये देखिए इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। यदि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू वलय अवशेष या एल्काइल प्रतिस्थापित है तो एक एक के लिए 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो हमने आपको पहचान करवाई थी, तो उसके लिए हर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन का विस्तार करता हुआ डबल बॉन्ड, यानी पहले से अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की एक श्रृंखला है तो उस श्रृंखला को बढ़ाता हुआ एक और डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड, इस तीसरे डबल बॉन्ड को संयुग्मन का विस्तार या डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कहा जाता है और उसके लिए लगता है इंक्रीमेंट +30 नैनोमीटर। कुछ ऑक्सोक्रोम्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर ओ आर ग्रुप लगा हुआ है कॉन्जुगेटेड डाइन में, कॉन्जुगेटेड डाइन के कार्बन के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो ओ आर ग्रुप के लिए यानी एल्कोक्सी ग्रुप के लिए आप देख सकते हैं 6 नैनोमीटर है। एस आर ग्रुप के लिए +30 नैनोमीटर है। क्लोरो और ब्रोमो के लिए +5 नैनोमीटर है और NR2 के लिए +60 नैनोमीटर है और OCO CH3 ग्रुप के लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ये जानकारियां आप कॉपी में लिख लीजिए और ध्यान रखिए प्रैक्टिस करते करते, एग्जाम्पल को करते करते ही आपको ये सारी याद हो जाएंगी।
पहला एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की श्रृंखला है, उसको हमने एक रेड कलर के डॉटेड लाइन से उसको घेर दिया है। उसका मतलब ये है कि ये हिस्सा यूवी विजिबल रेंज में एक्टिव है या एब्जॉर्प्शन करता है। जब इसको हम डॉटेड लाइन से अलग कर लेते हैं, तो इससे जुड़े हुए जो भी चीजें होती हैं, प्रतिस्थापित होती हैं, उनको हम ध्यान से देखते हैं और उसके चार्ट के अनुसार या रूल के अनुसार उसका वैल्यू ऐड करते जाते हैं। तो ये है हमारा पेरेंट या बेस वैल्यू इसके अनुसार लगता है। हमें मालूम था कि बीटाडाइन सिस्टम के लिए 270 नैनोमीटर है बेस वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पर लिख डाला। और क्योंकि 2 एल्किल समूह हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, तो उसके लिए एक-एक के लिए 5 नैनोमीटर होता है, 2 के लिए 10, सो 10 नैनोमीटर हमने ऐड किया, तो ये हमारा जोड़कर आया 227 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमने पहले कंपाउंड का लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू निकाली। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है, इसमें फिर हमने जो यूवी एक्टिव सिस्टम है या चेन है, उसको हमने इस तरह से डॉटेड लाइन से, लाल रंग के लाइन से हमने इसको घेरा या सेपरेट किया और उसके बाद देखा कि इसके साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है। ये देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3 और CH3 यानी 2 रिंग रेसिड्यू इसके साथ जुड़े हुए हैं और जो बेस वैल्यू यहाँ पर है ओपन चेन कंपाउंड या बीटाडाइन सिस्टम का बेस वैल्यू लगेगा 270 नैनोमीटर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वलय के 2 अवशेष, 2 रिंग रेसिड्यू इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो 2 रिंग रेसिड्यू का हमने यहाँ पर लिखा है 10 नैनोमीटर, एक-एक का 5 होता है। ये एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए, एल्किल प्रतिस्थापित के लिए 10, टोटल 10 यानी एक-एक का 5। रिंग रेसिड्यू के लिए एक-एक का 5 तो टोटल 10 और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, यह इस वलय का जो है ये जो कार्बन, इस डबल बॉन्ड का ये वाला कार्बन है, इस सिरे के दोनों बॉन्ड, एक ये और एक ये दोनों बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है। तो जैसे ही कोई रिंग हमें यौगिक में मिले और डबल बॉन्ड हो, तो हमें जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की पहचान करनी चाहिए सबसे पहले, ताकि हमारे लैम्ब्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो करेक्ट निकले। तो अब हम देख सकते हैं बेस वैल्यू है ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए 217 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापित जो है ये है एक ये एल्किल प्रतिस्थापित, तो एक-एक के लिए 5, यहाँ पर लगा 10 और ये है 2 रिंग रेसिड्यू, उसके लिए एक-एक के लिए 5, तो ये लग जाएगा टोटल 10। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, वो ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उसके लिए 5 नैनोमीटर, टोटल हमने किया 242 नैनोमीटर लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू आई है। देखिए काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो अगेन इट इज़ अ रिंग्ड कंपाउंड, 2 इसमें रिंग जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। लेकिन दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं वो एक-दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहला काम कि जहाँ हमारा क्रोमोफोर या जो हमारा यूवी एब्ज़ॉर्प्शन का जो हिस्सा है, उसको हम इस तरह से अलग से लाइन बना के उसको अलग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया हो अगर आप डॉटेड लाइन से इसको अलग करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पे करके दिखाया है। हम देखेंगे कि ये हेटेरोन्युलर डाइन है, तो उसका जो बेस वैल्यू था 250 नैनोमीटर था, वो हमने नोट कर लिया। अब हम देखें कि ये जो डाइन सिस्टम है, इसके 4 कार्बन 1 2 3 और ये चौथा कार्बन है इस ब्यूटाडाइन सिस्टम का, उससे वलय के अवशेष 1, 2 3 और 4 वलय अवशेष या रिंग रेसिड्यू जुड़े हुए हैं। एक-एक जो वलय अवशेष है 5 नैनोमीटर का है, टोटल 20 नैनोमीटर हुए, हमने इसको ऐड किया, सो वी गॉट 235 नैनोमीटर एज़ लैम्ब्डा मैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे है। हम यहाँ इस एग्जांपल में देख रहे हैं 2 रिंग हैं, तो हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की हमें पहचान करनी है इसके अंदर और हम देख सकते हैं कि दोनों डबल बॉन्ड क्योंकि एक ही रिंग में है, इसीलिए ये होमोएन्युलर डाइन जो है उसका बेस वैल्यू होगा जिसका वैल्यू है 253 नैनोमीटर। इसको हमने डॉटेड लाइन से अलग किया और डॉटेड लाइन से अलग करने पर हमने पाया कि एक वलय अवशेष और दूसरा वलय अवशेष इस डाइन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो दो वलय अवशेष और ये रहा तीसरा वलय अवशेष यहाँ पर है। ये 3 वलय अवशेष इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो एक-एक के लिए 5 तो 3 इंटू 15 15 नैनोमीटर इसके साथ जुड़ा।
आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का ये जो सिरा है, इस सिरे के दोनों सिंगल बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है। तो ये इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। तो ये हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक अगर हो तो 5 नैनोमीटर का होता है। इन सभी को हमने ऐड किया, इन तीनों को, और हमको मिला ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू। करते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं इसमें 4 डबल बॉन्ड है। चारों के चारों जो है वो संयुग्मित हैं। ये डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, फिर सिंगल और डबल। तो ये जो है 4 डबल बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ संयुग्मित है। यहाँ अगर इसको और इसको डबल बॉन्ड माने तो हेटेरोन्युलर हुआ, इसको और इसको संयुग्मित द्विबंध माने तो हेटेरोन्युलर हुआ। लेकिन अगर इसको और इस डबल बॉन्ड को माने तो ये होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन हुआ। अब इनमें से हम किसको प्रेफरेंस देंगे? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम नियम को पढ़ रहे थे, कि अगर चॉइस हमारे पास हो हेटेरोन्युलर और होमोएन्युलर की, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम बेस वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पर जो हेटेरोन्युलर है उसकी 250 नैनोमीटर के आसपास है, और होमोएन्युलर जो है 253 नैनोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू है, बेस वैल्यू। तो ज्यादा होमोएन्युलर की है, इसलिए हमने उसको राइट डाउन किया। तो बेस वैल्यू हमने होमोएन्युलर डाइन हमने माना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर देखने वाली है, वो ये है कि इसमें टोटल 4 हैं डबल बॉन्ड, और ये संयुग्मित है। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ इधर से एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो हमें इसके अंदर जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का विस्तार करते हुए द्विबंध जो है वो 2 है। एक-एक के लिए 30 लगता है, तो टोटल 60 नैनोमीटर ये हमने लिखा। तो हमने ये दोनों वैल्यूज लिख ली। इसके बाद हमें जो ढूंढना होता है वो है वलय अवशेष या रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल प्रतिस्थापित। तो यहाँ देखिए हमने टोटल को डॉटेड लाइन से अलग किया, करते ही जो इससे जुड़े हुए हैं वो देखते हैं। ये वलय अवशेष, दूसरा वलय अवशेष, तीसरा वलय अवशेष, चौथा वलय अवशेष और पांचवा वलय अवशेष। वलय की ये अवशेष इस द्विबंध की श्रृंखला जो यूवी एक्टिव हिस्सा है, क्रोमोफोर है, उससे वलय के ये हिस्से जुड़े हुए हैं 5। तो ये एक एक के लिए 5, टोटल है 5। तो 25 नैनोमीटर हमने इसके साथ ऐड किया। इसके बाद जब इतने सारे डबल बॉन्ड होते हैं, ये जरूरी है हम देखें कि इसके अंदर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की पहचान करें तो हम पाएंगे कि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड का ये जो सिरा है, इसके दोनों सिंगल बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है। ये भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके इस हिस्से के दोनों सिंगल बॉन्ड जो है इस वलय का हिस्सा है। ये भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस सिरे के दोनों बॉन्ड इस वलय का हिस्सा है। तो हमारे पास जो है 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए हैं। ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये इसके कोई भी दोनों बॉन्ड्स इसी वलय को नहीं बनाते हैं। तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए, और एक-एक का वैल्यू 5 है, तो टोटल 15। इन सभी को हमने अगर ऐड किया 253 नैनोमीटर हमको प्राप्त होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात सीखी, और वो ये है कि अगर हमारे पास चॉइस हो कि इस तरह का भी वैल्यू हो सकता है, उस तरह का भी, तो जो हायर वैल्यू है उसको हमेशा चूज किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो अपना रूल है, वुडवर्ड-फाइजर रूल, वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। तो या कीटोन्स के लिए। तो इसमें आप देखें कि जो बेस वैल्यू है आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर बेस वैल्यू जो है वह ए, बी, सी, डी या ई, एक ई में से कोई एक हो सकता है। अगर ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है 214 नैनोमीटर, 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो 215 नैनोमीटर, 5 सदस्यीय साइक्लिक है, ये 6 सदस्यीय था, अब ये 5 सदस्यीय साइक्लिक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन तो
202 नैनोमीटर। इसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अगर है तो 210 नैनोमीटर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर है तो 195 नैनोमीटर बेस वैल्यूज हैं। अब इनमें जुड़ते हैं इंक्रीमेंट्स। तो ये तो हुआ अपने पेरेंट वैल्यू या फिर आप जिससे कह सकते हैं बेस वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक इससे कह सकते हैं। उस पे जोड़ते हैं हम ये इंक्रीमेंट्स। तो इंक्रीमेंट्स में आप देखें कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर है या वलय अवशेष रिंग रेसिड्यू है अल्फा पोजीशन पे तो 10 नैनोमीटर अल्फा किसे, यानी सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ता हुआ जो पहला कार्बन है उसे कहते हैं अल्फा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। और जो दूसरा कार्बन होता है उसे कहेंगे बीटा। और ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरह का जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसमें डबल बॉन्ड संयुग्मित होगा उसके लिए ये वुडवर्ड फाइजर रूल हम पढ़ रहे हैं। ये अल्फा बीटा पोजिशंस है। इसके बाद वाला होगा गामा। तो इन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनकी वैल्यू इस प्रकार से होगी। अगर अल्फा पे है, अल्फा पोजीशन पे है तो 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पे है तो 12 और गामा और हायर गामा डेल्टा वगैरह पे है तो 18 नैनोमीटर इंक्रीमेंट्स में जुड़ेंगे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 ही है, जो कि डाइन सिस्टम के लिए भी 30 नैनोमीटर था। यानी संयुग्मन का विस्तार करते हुए अगर डबल बॉन्ड है तो +30 हम लिखेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जैसा कि ब्यूटाडाइन सिस्टम में था ठीक वैसा ही यहाँ पर 5 नैनोमीटर इंक्रीमेंट लैम्डा मैक्स में मिलेगा। क्रोमोफोर, ये अलग अलग क्रोमोफोर्स हैं देखिए। और इन क्रोमोफोर्स में जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और हायर के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। इन वैल्यूज को अपने को नोट करना है, याद रखना है और उसके बाद करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन। आप ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के साथ आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। कहाँ से कहाँ तक एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको हम जो है यहाँ से इस जगह से, इसमें क्योंकि कोई ग्रुप और जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए इसको हमने एक बार के लिए छोड़ा। और छोड़ने से ही हमारे जो लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन इजी होगी। और जो हिस्सा एब्जॉर्ब कर रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मानते हैं, इसलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी हमें इसमें ढूंढना होता है। आप चाहें तो इसको यूं करके लिख सकते हैं, लेकिन यूं करके जैसे लिखेंगे तब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं है। इसीलिए मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया है वो सिर्फ इधर से यहाँ तक को दिखाया इस डबल बॉन्ड को। आप देखें इसमें एल्किल ग्रुप्स कितने जुड़े हुए हैं, एक ये और एक एक, क्या रिंग है? नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। क्या संयुग्मन का विस्तार है? नहीं है। कोई और प्रतिस्थापित है? नहीं है। बड़ा सिंपल है। बेस वैल्यू एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए 215 नैनोमीटर होगा जो हमने लिखा। और बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे आप देख सकते हैं, दिस इज बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे आप देख सकते हैं कि दो मेथिल ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, दो एल्किल ग्रुप्स है। तो वो एक एक एल्किल ग्रुप जो है 12 का होता है, दो होगा 24 का। तो हमने टोटल ऐड किया और ये आया 239 नैनोमीटर। यहाँ भी आपने को 239 नैनोमीटर या 38 नैनोमीटर इसका था वैल्यू, वो लिखना था। और आप इसको इस जो मिस्टेक है इसको रेक्टिफाई करके यहाँ पर 238 लिख लें अपने नोट्स में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड है और जो एक्टिव हिस्सा है उसको हमने इस तरह से मार्क कर लिया। इसमें क्योंकि ये रिंग है तो हम देखेंगे क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? जी नहीं, इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको एक्सोसाइक्लिक हम नहीं मानेंगे। और हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। और ये होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और ये 6 मेंबर्ड है साइक्लिक, 6 मेंबर्ड साइक्लिक है, ये ए नहीं है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक, इसको दोबारा मैं करेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये ए को हटाइए और इसकी जगह आप लिखेंगे, सॉरी,
ये ए को हटाएंगे और इसकी जगह आप लिखेंगे 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक अनसैचुरेटेड कीटोन ये है और इसकी बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। OH जो है वह अल्फा पोजीशन पे है। चार्ट देखकर हम पता करेंगे कि अगर OH अल्फा पोजीशन पे हो तो 35 नैनोमीटर इसमें ऐड होगा। एक बीटा पोजीशन पे एक एल्काइल ग्रुप है और बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेसिड्यू भी है जिनकी वैल्यू एक ही होती है 12 और 12 समान वैल्यूज होती हैं, तो दोनों को हमने ऐड किया 274 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स आया। जो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये साइक्लिक है और इसकी जगह आप लिखेंगे 6 मेंबर्ड 6 सदस्यीय साइक्लिक अनसैचुरेटेड कीटोन जिसका लैम्डा मैक्स है 274 नैनोमीटर। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास 5 मेंबर्ड जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का एग्जांपल है और इसका जो बेस वैल्यू था वो 202 नैनोमीटर था। ये देखिए 5 सदस्यीय वलय है और संयुग्मन का विस्तार होते हुए ये यहाँ तक पहुंचा है इस जगह पे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये दो काम कर रहा है। पहले तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काम कर रहा है और दूसरा ये है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन का विस्तार करता हुआ। और आप देखिए ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन पे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। बीटा पोजीशन पे एक एल्किल ग्रुप है, तो बीटा पोजीशन पे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 12 जोड़ा गया है। ये जो डबल बॉन्ड है ये संयुग्मन का विस्तार करता हुआ है, तो उसके लिए 30 जोड़ा गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं क्योंकि इस डबल बॉन्ड का जो ये सिरा है ये एक रिंग को बना रहा है, वलय का हिस्सा है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कार्य कर रहा है, तो 5 नैनोमीटर उसके लिए हमने जोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अ, ये देखिए ये अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। गामा पे एक वलय अवशेष है या रिंग रेसिड्यू है। गामा पे रिंग रेसिड्यू या वलय अवशेष होने से 18 नैनोमीटर लगता है और उसके बाद आप देख सकते हैं गामा के बाद ये डेल्टा, डेल्टा कार्बन पे भी वलय अवशेष है, तो उसके लिए लगता है इंक्रीमेंट 18 का 18 का। तो हमने इन सभी को ऐड किया तो हमको मिला 285। इन सबको ऐड करने से 285 नैनोमीटर हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ जो हमने नई चीज सीखी वो ये है कि एक ही डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दोनों के इंक्रीमेंट्स लैम्डा मैक्स में दिलाता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने किए। अब हम अपने यूवी चैप्टर के आखिर में आए हैं और इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रम भी था। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन इसको वाइंड अप करने से पहले, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइंड अप करने से पहले देख लेते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन स्ट्रेंथ या मुख्य बातें क्या-क्या है, इसके जो एडवांटेजेस है वो क्या है। इस जो टेक्निक के द्वारा जो यौगिक है वो खत्म नहीं होता, उसको टेस्ट करने के बाद वो हमको वापस प्राप्त हो जाता है और सैंपल को हम यूज कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं फर्दर। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आंसर या रिजल्ट इसका जल्दी आ जाता है। इजी जो है एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, कंप्यूटराइज्ड सारा होता है इसलिए आराम से ग्राफ हमको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट भी इजी टू यूज है और डेटा एनालिसिस जो है उसमें मिनिमम प्रोसेसिंग के द्वारा और हमको रिजल्ट आसानी से मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए और ट्रेनिंग, बहुत कम ट्रेनिंग के द्वारा ही थोड़ा-सा समझ के हम इस पूरे को अच्छी तरह से आसानी से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। और यूवी स्पेक्ट्रम जहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स निकाला जाता है, वो ज़्यादा महँगा नहीं होता और ईज़ी टू ऑपरेट है जैसा कि अभी बताया गया है।
इसकी कुछ कमजोरियां खामियां हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि अगर इंस्ट्रूमेंट एकदम अच्छी तरह से सील्ड वगैरह नहीं हो तो स्ट्रे लाइट्स जो है बाहर की जो दूसरे वेवलेंथ की लाइट आके अपने जो यूवी स्पेक्ट्रा के पीक्स को थोड़ा जो या रिजल्ट को यूवी स्पेक्ट्रम को थोड़ा खराब या इम्परफेक्ट कर सकती है, और कुछ रिजल्ट जो है हमारा उसमें एरर काफी आ सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्ट्रे लाइट नहीं आए। लाइट स्कैटरिंग के द्वारा भी जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड मीडियम में लिक्विड सैंपल में, उससे भी कई एरर्स आ जाते हैं, गलतियां आ जाती हैं। तो इससे जो है यूवी स्पेक्ट्रम में हमें एनालिसिस करने में परेशानी आती है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा एक सैंपल में अगर बहुत सारी स्पीशीज हो, जैसे क्लोरोफिल की अगर हम जांच करना चाहें, जैसे जैसे अगर हम क्लोरोफिल की जांच करना चाहें ग्रीन पिगमेंट की, तो अलग अलग प्रकार के जो क्लोरोफिल है उनकी जो स्पेक्ट्रा आएगी वो ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई स्पेक्ट्रा आएगी। ऐसे में इस तरह के यौगिकों का या पिगमेंट्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें दिक्कत आती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और सही हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और कमी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो है ज्योमेट्री ऑफ पोजीशनिंग। यदि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सारे जो अपने कवेट और सैंपल को होल्ड करने का कवेट और लाइट के सोर्स इत्यादि जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो अगर अलाइंड नहीं हो, एक ही उनकी एक लाइन पे नहीं हो, जिस सीध में उनको होना चाहिए उसमें अगर नहीं हो, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ कमियों के साथ ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी काम का है। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है आईआर। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।